Welcome back to our channel Stories Calling। आज की कहानी सत्यजीत रे के प्रोफेसर शोंकू और चीचिंग। प्रोफेसर शोंकू द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ गिरिडीह, ये वैज्ञानिक कैरेक्टर सत्यजीत रे के एक अद्भुत सृष्टि है जिन्होंने 19 की दशक में पहली बार इंडियन रीडर्स को साइंस फिक्शन के स्वाद दिया था। आज की कहानी में आप सुनेंगे एक छोटी सी छिपकली कैसे बन जाते हैं चाइनीज ड्रैगन। ये क्या बस एक नॉर्मल मैजिक और समथिंग एल्स। मेन कैरेक्टर प्रोफेसर शोंकू, उनके नौकर प्रहलाद और चीचिंग। चलो शुरू करें। प्रोफेसर शोंकू और चीचिंग। आज 18 अक्टूबर सुबह नींद से जाग के फ्रेश होके जैसे ही मैं लेबोरेटरी में जाने का तैयारी कर रहा था, तभी मेरे नौकर प्रहलाद आके कहा, नीचे कोई आपसे मिलने आया है। मैंने ड्राइंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा। नाम पूछा क्या? जी नहीं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। देख के लग रहा है चीनी या जापानी होंगे। नीचे जाके देखा, ब्राउन कलर के कोट पहने हुए एक आदमी मेरा इंतजार कर रहा है। शायद चीनी है। अगर ऐसा ही है तो पहली बार कोई चीनी विजिटर मेरे घर आए हैं। मुझे अंदर आते हुए देखते ही वो आदमी आगे झुक के मुझे अभिवादन किया। मैं भी स्वागत करते हुए बैठने के लिए कहा और उनके यहाँ आने का वजह पूछा। मेरे सवाल सुनते ही उन्होंने बच्चे की तरह खिलखिलाते हुए अपना सर को दाहिने बाएं हिलाते हुए कहा, You forget, bad memory, bad memory। बैड मेमोरी, फॉरगेट। ये क्या कह रहे हैं? तो इनके साथ पहले कभी मुलाकात हुआ है? मेरा याददाश्त इतना कमजोर तो नहीं था। मैं मन ही मन याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो आदमी अचानक उनके कोट के पॉकेट से लाल रंग के बॉल निकाल के अपने दो उंगली के बीच रख के मेरे नाक के सामने 2-4 बार घुमाते ही वो बॉल सफेद रंग का हो गया। फिर एक बार घुमाने से काला। तभी 4 साल पुरानी एक शाम के बारे में मुझे क्लियर याद आ गया। ये तो वही हांगकांग शहर का जादूगर चीचिंग। अब उन्हें ना पहचान पाने का वजह भी था। एक तो चीनी लोग सारे लगभग सेम दिखते हैं और उनसे पहली बार जब मैं स्टेज पे मैजिक शो में मिला था तब वो कुछ अलग कपड़े पहने हुए थे, आज की कपड़े से जिसका कोई तालमेल नहीं है। खैर जो भी हो, बस ये बॉल की मैजिक देख के उस दिन के बारे में सब कुछ जैसे मेरी आंखों के सामने क्लियर दिखाई देने लगा। मैं तब जापान के कोबे शहर में फिजिक्स के साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में योगदान करने जा रहा था। रास्ते में मैंने मेरे ही एक अमेरिकन दोस्त प्रोफेसर हॉचकिंस के घर हांगकांग में 2 दिन रुका था। हॉचकिंस काफी मस्ती मजाक करने वाले इंसान हैं।
जिस दिन मैं हांगकांग उनके वहां पहुंचा, उसी दिन शाम को वो मुझे जबरदस्ती ले गए थे इसी ची चिंग के मैजिक शो देखने। मैजिक देखना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैजिक के ट्रिक्स को पकड़ लेने में मजा ही कुछ और है। और अगर कुछ नया मैजिक देखने को मिलता है तो मैजिशियन की तारीफ करना भी अच्छा लगता है। ची चिंग काफी फेमस जादूगर थे। वो किस तरह के जादू दिखाते हैं ये जानने का इंटरेस्ट भी हो रहा था, इसीलिए मैं हॉजकिंस का रिक्वेस्ट टाल नहीं पाया। हाथ सफाई का काम, अंधेरी रोशनी वाली मैजिक, केमिकल ट्रिक्स, मशीनी जादू, सब कुछ ची चिंग ने बढ़िया तरीके से दिखाया। लेकिन जब बात आई सम्मोहन या हिप्नोटिज्म की, तब बात कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सबसे ज्यादा खराब लगा जब कुछ सीधे साधे इंसान को स्टेज पे बुला के अलग अलग तरीके से ची चिंग उनका मजाक उड़ाने लगा। उनमें से एक आदमी ने तो सेब समझ के काफी समय तक ऊन का गोला चबाया। फिर सम्मोहन से बाहर आने के बाद दर्शकों के हंसी के फुहारे से स्टेज पे खड़ा उन सबका चेहरा जैसे फीका पड़ गया। मैं हॉजकिंस से कहा, हॉजकिंस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग इस तरह से बुद्धू बनने के लिए पैसे खर्च करके मैजिक देखने के लिए आया है। हॉजकिंस जवाब में कहने लगे, पर मिस्टर शोंकू, क्या उपाय है बताओ। इन लोगों को बुलाने से अगर ये मना नहीं करते हैं, स्टेज पे चले जाते हैं, तो जादूगर को तो दोष नहीं दे सकते हैं ना। मैं बस यही सोच रहा था, तभी लगा जैसे सारे दर्शक मेरे तरफ ही देख रहे हैं। बात क्या है? स्टेज की तरफ नजरें जाते देखा ची चिंग हंसते हुए मेरे तरफ उंगली से इशारा कर रहा है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो जरा स्टेज पे आएंगे। ची चिंग ने मुझे भी उन लोगों के जैसा सीधा साधा समझ के स्टेज पे बुलाया, और मैंने भी सोचा ची चिंग को जवाब देने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा, इसलिए मैं भी गया। ची चिंग लगभग आधे घंटे से मुझे हिप्नोटाइज करने के कई तरीका अपनाया। आंखों के सामने पेंडुलम सा कुछ लटका के, फिर स्टेज का लाइट ऑफ करके मेरे आंखों के ऊपर टॉर्च से लाइट डाल के, फिर कुछ गुनगुनाते हुए अनाप शनाप बक जाना। इनमें से एक भी तरीका ची चिंग ने नहीं छोड़ा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मेरे ऊपर ची चिंग के हिप्नोटाइज का जादू नहीं चल पाया। फिर आखिर में जब मुझे सम्मोहित नहीं कर पाए, तब ची चिंग ने थोड़ा व्यंग्यात्मक भाव से दर्शकों से कहा, मेरी ही गलती है। जिसको हिप्नोटाइज करना है उसके अंदर दिमाग नाम की भी चीज होनी चाहिए। इस आदमी के अंदर दिमाग नाम की चीज ही नहीं। दर्शकों के सामने ची चिंग का मान उस दिन के लिए तो बच गया था, लेकिन
चीचिंग के खुद के दिमाग में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। उसके दूसरे दिन मैं जापान चला गया। लौटते वक्त सुना चीचिंग ऑस्ट्रेलिया चले गए जादू दिखाने। उसके 4 साल बाद मेरे गिरिडीह के इस मकान में चीचिंग के साथ मुलाकात। लेकिन उनके यहां आने का वजह मैं पूछने से पहले चीचिंग बोल उठा। यो प्रोफेसर चंकू। यस। यो साइंटिस्ट। हाँ, ऐसा ही कुछ तो लगता है। साइंस इज मैजिक, मैजिक इज साइंस। You work here. अर्थात ये आपके काम की जगह है। मैंने कहा हाँ। फिर चीचिंग को ले गए मेरे लेबोरेटरी दिखाने। मेरा आविष्कार किया हुआ मशीन, केमिकल सॉल्यूशंस, मेरे काम के सामान, सब कुछ देखते देखते चीचिंग बार बार कहने लगे, वंडरफुल, वंडरफुल। फिर 3 बड़े कांच के जार में लिक्विड सा कुछ देख के चीचिंग ने कहा, वाटर। मैंने हंस के कहा नहीं नहीं, वाटर नहीं, ये सब खतरनाक एसिड है। एसिड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एसिड कैसे नाइस हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आया। चीचिंग सब कुछ देखने के बाद जेब से रुमाल निकाल के पसीना पोंछते हुए कहा, You all get. मैंने इस बात पे जवाब नहीं दिया, क्योंकि पूरे दुनिया के बहुत सारे जाने माने लोगों ने ये बात बहुत पहले ही स्वीकार किया कि आई एम ग्रेट। You all get, but I am Gital. ये कह क्या रहा है? कहाँ के एक मैजिशियन लोगों के आंखों में धूल झोंक के पैसा कमा रहा है और वो कहते हैं मुझसे ग्रेटर। ऐसा क्या किया इन्होंने जो बाकी सारे मैजिशियन नहीं कर पाए? ये सवाल मन में आते हुए भी मुंह से बाहर नहीं निकाला। प्रहलाद थोड़ी देर पहले कॉफी दे गया था। उसी कॉफी के कप हाथ में लिए चीचिंग एक मीनान से सीलिंग के तरफ देख रहा था। मैं भी उन्हीं के तरह ऊपर देखते ही चीचिंग बोल उठे, Lizard. लीजर्ड। जिसे देख के कहा गया वो मेरे लेबोरेटरी में कई सालों से रहने वाला मेरे लगभग पालतू सा छिपकली। लीजर्ड का हिंदी नाम चीचिंग को बताने से वो फिर से हंसने लगे। Typically, very nice, very nice. चीचिंग जल्दी कॉफी खत्म करके फिर निकल गए, क्योंकि रात को ही उनके मैजिक शो है। चीचिंग के जाने के बाद बहुत सोचने पर भी उनके यहां आने की वजह क्या हो सकता है, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। दूसरे दिन दोपहर को मैं अपने लेबोरेटरी में काम कर रहा हूं। ठीक उसी समय मेरा पालतू बिल्ली न्यूटन सीधा आके मेरे टेबल पे चढ़ गई। लेकिन ऐसा काम वो कभी नहीं करती। सालों पहले जब नई नई न्यूटन आई थी, तब एक दिन इस काम के लिए मैंने उसे जोर का डांटा था।
उसके बाद से लेके आज तक कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे काम के जगह आके परेशान करे। आज अचानक उसे इस तरह देख के मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर जैसे ही मैं उसे डांट कर भगाने के लिए उसके तरफ देखा तो देखा न्यूटन भी सीलिंग में उस छिपकली की ओर देख रही है। न्यूटन पहले भी काफी बार इस छिपकली को देखा है, लेकिन पहले कभी उसे इतनी बेचैन होते हुए नहीं देखा। फिर उसे टेबल से नीचे उतारने के लिए जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया तभी न्यूटन कुछ अलग तरह से चिल्लाया। तभी मुझे लगा छिपकली में ऐसा क्या देखा न्यूटन ने जो हम इंसानों के नजर नहीं आ रहा। फिर मैं अपना बाइनोकुलर निकाल के उस छिपकली को देखा। कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या? ऐसा लगा कि उसके आंखें पहले जैसा पीला ही है, लेकिन चमक कुछ ज्यादा है क्या? पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि पहले कभी जरूरत भी नहीं हुआ इसे बाइनोकुलर से देखने का। थोड़ी देर बाद मैंने बाइनोकुलर साइड में रख दिया। वो छिपकली भी सीलिंग से दीवार चढ़ के मेरे अलमारी के पीछे घुस गया और ये देख के ही शायद न्यूटन भी खुद ही वहां से चली गई। मैं छिपकली को अपने दिमाग से हटा के रिसर्च के काम में बिजी हो गया। इस वक्त मेरा काम है बहुत ही छोटा सा एक टैबलेट आविष्कार करना जो पॉकेट में रखने से इंसान को सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंडक का फील कराए। मीन्स एयर कंडीशनिंग पिल। मेरे नौकर प्रहलाद इतने सालों से यहां काम कर रहे हैं, फिर भी मेरे लेबोरेटरी में कभी नहीं आते हैं। घर पे भी कोई आते हैं तो वो लेबोरेटरी नहीं आते, हाँ सिवाय साइंटिस्ट के। और मैं भी अगर कभी बाहर निकलता हूं तो अंदर से खिड़कियां बंद करके बाहर से दरवाजा लॉक करके ही निकलता हूं। कल रात भी देख के गया था टेबल के ऊपर रखा हुआ मेरे एसिड के 3 बोतल लगभग पूरा भरा हुआ। आज सुबह लेबोरेटरी आके टेबल के तरफ नजरें जाते ही देखा लेफ्ट साइड के मतलब कार्बोडाइलिक एसिड के बोतल आधा खाली। एक रात के अंदर एसिड भाप बन के गायब हो जाए, इसकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। बोतल में भी कोई छेद नहीं है कि उस छेद से एसिड बाहर निकल के टेबल पे आके सूख जाए। तो फिर आधा एसिड गया कहां? और ये तीनों एसिड ही इतने खतरनाक है कि उसे लेकर अगर कोई थोड़ा बहुत भी लापरवाही से काम करे तो मौत निश्चित। मैं 1000 दिमाग लगाने के बाद भी इस रहस्य का कुछ पता नहीं लगा पाया और एसिड के बिना एक्सपेरिमेंट चलाना भी मेरे लिए मुश्किल है। इन सब बारे में ही सोच रहा हूं, तभी अचानक कुछ आवाज से पीछे मुड़ के देखा। मेरे अलमारी के ऊपर से एक जानवर मेरे तरफ ही देख रहा है। मेरा लगभग पालतू वही छिपकली, लेकिन अब उसे पालतू नहीं कह सकते क्योंकि उसके चेहरे में कुछ परिवर्तन घट गया।
उसके नाक पहले से काफी बड़ा हो गया, आंखें जैसे ज्वालामुखी, पूरे शरीर में जगह जगह लाल रंग का धब्बा और दोनों आंखों के बीच ऊंचा सा कुछ बना हुआ जैसे सींग सा। वो कुछ देर तक मेरे तरफ एक मिनान से देख के फिर नाक से सांस छोड़ा। हाँ, सांस इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके सांस की आवाज मुझे क्लियर सुनाई दिया। और पहले से इस बार वो छिपकली साइज में काफी लंबा हो गया है। कुछ समय तक चुपचाप बैठे रहने के बाद उसने टेबल की तरफ देखा, फिर अचानक एक लंबा छलांग लगा के वो जानवर मेरे टेबल के ऊपर आके गिरा। उसके गिरने से वहां रखा सारे कांच के इक्विपमेंट्स गिर के टूट गया। फिर धीरे से वो जानवर वही कार्बोडाइलिक एसिड के बोतल के नजदीक जाने लगा और पहुंचते ही अपने पीछे के दो पैर आगे करके बोतल के ढक्कन को हटाया। फिर पलक झपकते ही उसने अपने सिर को बोतल के अंदर घुसा के एसिड पीने लगा। ये देख के मेरे हाथ पैर पूरे शरीर जैसे ठंड पड़ गया। और यही नहीं, एक बोतल खाली करके वो जानवर दूसरे बोतल की तरफ आगे बढ़ा। धीरे धीरे वो आकार में बढ़ने लगा और नाक से धुआं निकालते हुए उसने दूसरे बोतल की ढक्कन भी खोला। मेरे मुंह से निकल आया ड्रैगन, चाइनीज ड्रैगन, अनबिलीवेबल। मैंने मेरे पूरे कैरियर में ऐसी स्थिति का सामना न कभी किया, न ही इसके बारे में कभी सुना। समय नष्ट किए बिना मैंने अपने लॉकर से शूटिंग पिस्तौल निकाल लिया। इसका एक सही निशाना बड़े से बड़े जानवर को भी मार गिरा सकता है। बुलेट की शरीर में लगते ही मानो 440 वोल्ट का बिजली दौड़ जाता है। मैंने अपने कांपते हुए हाथ को किसी प्रकार शांत करते हुए उसके ऊपर निशाना लगा और आंख बंद करके ट्रिगर दबाया। जिस बुलेट से एक हाथी भी धराशायी हो जाता है, वही बुलेट इस अनोखे जानवर को एक खरोच तक नहीं पहुंचा सका। मेरे पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। अब ड्रैगन बोतल से मुंह निकाल के मुझे घूरने लगा। मैंने हार मान लिया। अब मौत अनिवार्य है। ऐसी अद्भुत मृत्यु शायद इस पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। इस जीवन में मैंने सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किया है। कुछ रेयर स्पीसीज के ऊपर भी मैंने काम किया है, लेकिन इसी में से किसी एक के हाथ मेरा मौत होगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। धीरे धीरे पल्स रेट बढ़ता गया और मैं कमजोर महसूस करने लगा।
चारों ओर धुंधला सा होने लगा। मैं शायद अपना होश खोने के कगार में हूँ। एक ही बात की खुशी है कि मैं अपनी आखिरी सांसें वही पे गिन रहा हूँ जहाँ मैंने अपने जीवन के हजारों घंटे बिताए। मेरा सबसे प्यारा जगह, मेरा लेबोरेटरी। बाबू, बाबू, उठिए। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं डॉक्टर बुलाऊं? हाँ हाँ, मुझे मुझे क्या हुआ था? 10 मिनट पहले मुझे नीचे से कुछ आवाज आया। मैंने भागते हुए आके देखा आप जमीन पे लेटे हुए हो। चाइनीज ड्रैगन? एसिड? सीलिंग की ओर देखते ही मैं फिर से चौंक गया। मेरे लेबोरेटरी के वो ही छिपकली आगे की तरह बिल्कुल शांत होके सीलिंग पे बैठा हुआ है। हाँ हाँ, एसिड? टेबल की तरफ नजर जाते ही मैंने देखा एसिड की बोतल पूरा खाली। ठीक उसी वक्त प्रहलाद ने बोला, ये लीजिए आपकी छड़ी। छड़ी? कैसी छड़ी? जी बाबू अपनी छड़ी यही भूल गए थे। Beach time, I forget. तो तो फिर ड्रैगन? एसिड? ड्रैगन एसिड? टेबल के ओर देखते ही मैं फिर से चौंक गया। कार्बोडाइवलिक एसिड का बोतल पूरा भरा हुआ है और उसी के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट के सारे इक्विपमेंट्स बिल्कुल सही सलामत है। तो क्या हिप्नोसिस? मैजिक? Little magic, but great magic. और सबसे ज्यादा ताज्जुब के बात ये है, जब मैंने ये ड्रैगन की कहानी मेरी डायरी में लिखने गया तो देखा वो पहले से ही लिखा है और मेरे ही हैंडराइटिंग में। तो क्या ये भी चीचिंग के मैजिक का एक नमूना है? But